हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी जो घटना चक्र की पूर्व अवलोकन होती है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, उसके बारे में उसके क्वेश्चंस कुछ टॉपिक करेंगे। उसके इसका क्या सीन रहता है देखिए, जैसे इसमें अलग अलग टॉपिक है, अनुसूचियाँ, राष्ट्रीय प्रतीक, नागरिकता, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के क्या होता है पिछले जो मतलब 1990 से लेके जो 2022 तक के जो क्वेश्चन आए हैं वो इसमें दे रखे होते हैं। किसी भी मतलब एग्जाम के, पीसीएस या फिर हमारे यूपीएससी के, सबके जो है मिला के दे रखे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखिए आपने लक्ष्मीकांत, जहाँ तक मेरा ख्याल अब तक पढ़ ली होगी, तो ये सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनका मतलब जो एग्ज़ाम सेट करने वाले होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनकी मेंटालिटी जानने के लिए कुछ हम मतलब इनके क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेंगे कि वो क्या सोच के इसको करते हैं। क्योंकि अभी तक हम क्या करते हैं, विज़न के जो वो है टेस्ट पेपर है वो कर रहे थे। ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे जो एग्ज़ाम जो बच्चे होते हैं या फिर वहाँ के टीचर होते हैं इंस्टीट्यूट के, वो बनाते हैं। ठीक है, पर जो यूपीएससी के वो होंगे टीचर्स, उनकी मेंटालिटी के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने ही होंगे कि कैसे वो बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम ये 3 टॉपिक कर लेंगे, मतलब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं सेकंड थर्ड जब टाइम मिलेगा तब करेंगे। तो देखिए पहला जो चैप्टर है वो क्या है। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बस एक ही पेज का छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है यहाँ पे, तो इसको आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, ऊपर का थोड़ा सा एक पेज में रिवाइज हो जाएगा ये सारे एक्ट जितने भी हैं। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगर आप ऊपर नहीं भी पढ़ पाएंगे तो इसके एक्सप्लेनेशन में सारा दे रखा है जो यहाँ पे ऊपर दे रखा है। ठीक है, तो कौन से में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, पिट का अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला है, ये बराबर में दे ही रखा है इसका आंसर। 1784 में हाईकोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है, और पहले अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो कौन थे, पहले जो न्यायाधीश थे देखिए ये है, अगर यूपीएससी में तो नहीं आएगा पर पीसीएस वगैरह में आ सकता है, सर एलिजा एम्पे, ये जो नीचे दे रखा है ना एलिजा एम्पे। ठीक है, ये जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उस कोर्ट के। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो अभी पहले में आपने पढ़ा ही है, ये बिल्कुल ठीक है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, नहीं एलिजा इम्पे, अभी हमने पीछे ही देखा था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, मतलब पहला यहाँ पे ठीक है, ये है जो ARO के 2016 के री एग्जाम में प्री में आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 और 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 कौन सा एक्ट जो है कब हुआ था। ठीक है, ये बताना। नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियामक मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है उसको हिंदी में नियामक अधिनियम कहते हैं। तो पहले का पहला सही है, गलत ये बताना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 हो सकता है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर एक्ट 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी, मतलब ए का सेकंड जो ए है, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1784 में। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे बोलते हैं। बी का फर्स्ट सर्वोच्च न्यायालय की, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था हमने। सी का सी, डी का डी, मतलब ये दोनों तीनों बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 13 में, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति 1833 में। थोड़ा सा इसका नीचे एक्सप्लेनेशन भी वैसे दे रखा है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी। किससे या किन से जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी। 1813 का चार्टर एक्ट आपने ऊपर पढ़ा होगा। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 हो सकता है। प्राच्यविद और आंगलविद विवाद। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपने देख ही लिया है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए जो हमारी वो है, दो हमारी वो थी क्या बोलते हैं, एक तो आंगल थे जो ब्रिटिश लेके आए थे इंग्लिश, और एक प्राच्यविद थे जो पहले से चली आ रही थी इंग्लिश। ठीक है, जिसे ओरिएंटल शिक्षा भी बोलते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया और पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के लिए प्रसार के लिए प्रति साल 1 लाख रुपया दिया जाने लगा। ठीक है, और उसके अलावा इसके साथ एक और क्वेश्चन था कि वो चाय और चीन के साथ व्यापार को के अलावा सारा उसने जो वो था एकाधिकार था वो बंद कर दिया था। वो भी 1813 के चार्टर एक्ट में हुआ था। ठीक है, वो भी क्वेश्चन एक बार आया था। तो उन्होंने 1 लाख रुपया दिया
उसके प्रावधान को अपनाया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो थी, इसने इसको परमिशन ग्रांट करने के लिए, जो 1 लाख रुपया 1813 में देते थे, उसको परमिशन ग्रांट कब की गई? 1813 के 23 के जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के गठन के द्वारा। ठीक है, इस समिति में जो है 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। उसके अलावा इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, इनका पूरा नाम था, जो 1833 में हमारे वो बने थे, भारत के गवर्नर जनरल बने थे भारत के। उनके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। ठीक है, जो फैक्ट्स दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, ये यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी यूपीएससी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में आंग्ल जो है शिक्षा के समर्थक कौन थे? ट्रेवेलियन थे। और जो प्राच्य ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के नेतृत्व कौन थे? एच.टी. प्रिंसेप थे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? ठीक है, तो इसी की बात मैं कर रहा था। 1813, 33, 53, 73। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या? 1813 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ARO मेंस में आया था। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे और एक ये राजनीतिक सिर्फ कंपनी बनकर रह गई थी 1833 से। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये IAS प्री 2019 का क्वेश्चन है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। हो सकता है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश जो राज था, क्राउन था, उसकी संप्रभुता को सुदृढ़ किया। ये भी हो सकता है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये भी हो सकता है। तो कौन सा सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों है? तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं आंसर में। तो 1813 में जो है एकाधिकार बना रहा था, चाहे इनको छोड़कर दोनों को, और साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया था। इस एक्ट ने हालांकि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए इस क्षेत्र का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 क्यों गलत है? क्योंकि भारत का राजस्व 1858 में, ठीक है, उसके अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। 1858 में पूरा राजस्व दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना और विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्री 2012 में आया था। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 1833 का चार्टर एक्ट, 53 का, 58 का, 61 का। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? 1833 का जो है एक्ट था वो। तो इसमें क्या हुआ था? यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पूरा वहाँ पे जाके बुक पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, फिर आंसर देंगे, पर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा दे रखा है कि आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87, ठीक है, इसके फर्स्ट पेज पे दिया गया, जिसमें एक आ गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे अगला चैप्टर के कुछ नोट्स हैं, इसी से मतलब जो क्वेश्चन बने ना उन्हीं के लिए स्पेशली दे रखा है, जो भी ये दे रखे नोट्स वगैरह, जो अगले क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए ये दे रखे नोट्स। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। तो ये नोट्स भी वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, एक बार रीड करके फिर क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? 61, भारत परिषद अधिनियम 92, 1909, 1919। ठीक है, तो
इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 1892 में जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ये भी यूपीपीसीएस प्री 2003 का क्वेश्चन है, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। तो 92 में जो है भारतीय परिषद अधिनियम के विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, उस समय में 92 में मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार उस समय भी नहीं दिया गया। ठीक है, प्रश्न पूछ सकते थे पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। ठीक है, 1892, 1909, 1919, 1935। तो वीडियो पॉज करके इस आंसर दीजिए। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, मार्ले मिंटो सुधार को ही सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। 1919 में जो है फिर और भी धर्मों को इसमें ऐड कर लिया गया था, सिख और जितने भी मतलब कम्युनिटी थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, MPPCS 2019 का क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 61 में, 1909 में, 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यूपीपीसीएस प्री 2007 आई थिंक 2014 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिखेगी आपको डी, क्योंकि ये जो हुआ था 1937 में हुआ था संघीय न्यायालय की स्थापना, जो कि भारत परिषद अधिनियम 1935 द्वारा की गई थी। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन में क्या है, तो एक्सप्लेनेशन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्वेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में जो है ये नहीं होने के कारण ये जो है गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस मेंस 2015 का है। भारत के संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। अभी हमने ऊपर ही देखा है, तो इसका 1937 है, जो 1937 में स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्र में द्वैध शासन जो है किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो इस 1909, 1919, 35, 47। ठीक है, केंद्र की अगर बात करें तो द्वैध शासन उसमें कब हुआ था, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है ये। तो 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था के समाप्त करने का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित और जो हस्तांतरित है उनमें बांट दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी वैसे पूछने की जरूरत नहीं है, वही केंद्र में द्वैध शासन यूपीपीसीएस RI 2014 में। ठीक है, तो वही सेम भारत 1935 के अकॉर्डिंग किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं दे रखा हो तो हम उस पर टिक करते हैं, पर यहाँ पे 1935 दे रखा है तो उस पर टिक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये भी यूपीएससी प्री 2012 का है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था हुई। ठीक है, केंद्र में कब हुई, 1935 में, और प्रांतों में, मतलब अगर एक स्टेटमेंट ठीक होती तो प्रांतों में ये हुई। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिकता निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में काफ़ी कुछ दे रखा है इन्होंने, तो इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। वैसे हम पीछे भी इसमें से आधे से ज़्यादा पढ़ चुके हैं, पर अगर 1909 में देखिए यहाँ पे दे रखा है ना, अगर सांप्रदायिकता की नींव की बात करें तो वो 1909 में कही गई थी। उसके बाद फिर आगे जो है ये बढ़ता गया, जो कि 1919 में सिख, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई, एंगल इंडियन, इन सब में विस्तार किया गया इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की। प्रांतीय जो स्वायत्ता थी वो किसने शुरू की थी। कैबिनेट मिशन, साइमन मिशन, 1935, 1919। तो अभी आपने ऊपर देखा भी था 1919 में जो है प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया, मतलब एक तरह से विकेंद्रीकरण किया गया इसका। तो इसका करेक्ट आंसर जो है झारखंड PCS प्री 2021 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए थोड़ा सा। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई। 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, यहाँ पे विधान पालिका की बात हो रही है, तो ये जो है 1919 में बनाई गई थी। ठीक है, सेंटर की बात करें तो
ये भी UPPCS मेंस 2008 का है। सेंटर की बात करते तो वो 1935 में हो जाता। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन ये पूरा दे रखा है यहाँ पे। ये आप UPSC के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ PCS वगैरह के लिए UPSC में भी हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए कि उस समय पे कितने मेंबर कौन से उसमें थे लोकसभा और उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन जो है राज्य परिषद कहलाता था, जिसकी अवधि क्या थी 5 साल। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अवधि प्रथम बैठक से कहलाता था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। केंद्र में कौन सा एक्ट जो है द्विसदनीय विधायिका लाया? ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या है, द्विसदनीय, यहाँ पे विधायिका की बात हो रही है। ठीक है, अगर द्वैध शासन होता मतलब लोकसभा राज्यसभा तो वो 1935 में आई थी। उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। आगे देखते हैं स्टेटमेंट में क्या दे रखा है। तो इसमें बस यही बताने दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए। तो इसका ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि 21 वर्ष के अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। तो यहाँ पे सभी नहीं है, यहाँ पे जो है कुछ परसेंट महिलाओं के लिए दिया गया था। ये देखिए यहाँ पे जो है दिया तो गया था, पर सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए ये किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। 90-41 की बात हो रही है। ठीक है, तो 1-2 एक ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हो जाती है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। 1941 में भारत का प्रतिशत यूरोपवासियों से ज़्यादा था और 1919 में जो है सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा प्रावधान किया गया था। ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको दे रखा होगा। तो भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा जो ICS थी, उसका प्रारंभ 1854 के लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। 1854 में कहाँ पे होता था? लंदन में होता था। 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः जो 1919 का अधिनियम था उसके प्रावधान के अनुरूप 1922 से ICS जो है वो परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई। ठीक है, पहले इलाहाबाद और बाद में दिल्ली। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई और 1941 तक उनकी जो भारतीय थे उनकी प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 13वां। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? ठीक है, कौन से निर्वाचन थे जो 1919 की तर्ज पर हुए थे? तो 26, 37 और 45। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, इसमें से कौन से जो निर्वाचन थे वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो A और C है। ठीक है, इन दोनों के जो वो थे A और C जो है प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानमंडल चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए इसका। तो जो इसका करेक्ट आंसर वो क्या है 1945। जो 1945 का था वो 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका की अंतिम निर्वाचन के 1945 के वर्ष में आयोजित किया गया था। ठीक है, MPPCS का 2020 का ये क्वेश्चन है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित किससे होती है? 1935, 9, 47। तो जो इसका करेक्ट आंसर वो क्या है 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम था उससे राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है,
ये देखिए, यद्यपि ब्रिटिश शासन में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 9, 1919, 1945, 1947। तो ये भी कहाँ से प्रेरित किया गया था? 1935 से ही जो है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रेरित किया गया था। ठीक है, संविधान निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 17वां। तो ये क्वेश्चन भी क्या है? IAS प्री 2012 से ही है। भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित था? 9, 19, 35, 47। तो ज़्यादातर हमारे कहाँ से 1935 से ही उठ के आ रहे हैं क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के आंसर जो है। तो भारत का जो संविधान है उसके केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची जो थी, 7th अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। तीनों का जो है विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। ठीक है, प्रांतों में 1919 में लगा था, उसको समाप्त करके 1935 में द्वैध शासन को सेंटर में लगा दिया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत थी। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालिक ब्रिटिश प्रांतों के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियायतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। जो बची हुई शक्ति थी वो किसको दे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। निम्नलिखित में से जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसकी मुख्य विशेषताओं में से कौन सा इसमें से नहीं है? एक गलत है, बाकी सब सही है। तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। हो सकता है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत थी। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। ठीक है, कुछ इसमें से आप देख रहे होंगे पहचानी हुई स्टेटमेंट है, ऊपर पढ़ चुके हम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी। इसकी स्टेटमेंट गलत है, बाकी ऊपर दे ही रखा है इसका, बाकी स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। ये भी UPPCS मेंस 2013 का क्वेश्चन है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। 35, 1909, 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वही 1935 में ही। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन 1935 वाले से उठ के आ रहा है, तो उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था किसमें? 1935, 1940। अगले ऑप्शन देखते, भारत सरकार 1919, 1946। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? 1935 में। ठीक है, तो जितने भी हैं एक बार 1935 को जाके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था थी? 9, 19, 35, 47। संघीय शासन, तो ये भी 1935 ही होगा इसका आंसर भी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? बची हुई शक्तियाँ किसको दी गई थी? अभी हमने पढ़ा था गवर्नर जनरल को दी गई थी। ये भी UPPCS 2008 और IAS प्री 2018 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? मतलब बाकी सारे स्थायी है पर वो स्थायी अवयव नहीं है, पर उसे स्वीकार किया गया था। देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकार सदस्यों का संवाचित किया जाना, नॉमिनेट किया जाना। ठीक है, तो UPPCS मेंस 2010 का क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? देश के लिए लिखित संविधान। ये स्थायी अवयव उस समय पे नहीं था 1935 में। ठीक है, देखिए 1935 जो है उसके लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। ठीक है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 वाला, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। अभी देखते हैं दूसरे ऑप्शन 2। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित था। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी।
तो यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2015 क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए स्टेटमेंट। यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत था। ठीक है। भारत वर्तमान संवैधानिक का ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन, ये 1935 वाले की बात हो रही है। प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा जो है अलग हुआ था? 9, 19, 35, 47। तो मैक्सिमम का आंसर क्या है, 1935 ही है। यहाँ पे भी इसका भी 1935 ही है। ठीक है। 1935 के अकॉर्डिंग जो है फलस्वरूप बर्मा जो है भारत से अलग हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के प्रावधान के अनुरूप और 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। 1937 में हुआ था, 1935 के प्रावधान के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो बस अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर लेक्चर ठीक ठाक रहा, अच्छा लगा, तो इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आता है तो। एंड हैव अ गुड डे।